बिहार बोर्ड क्लास 12 आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, क्वेश्चन एंड आंसर डे 3 है। क्वेश्चन और आंसर देख लेते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं? देश के सभी लोगों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण ही राष्ट्र निर्माण कहलाता है। राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं? तो देश के सभी लोगों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एकीकरण ही राष्ट्र निर्माण कहलाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं? उत्तर देख लेते हैं। भारत में अलग अलग धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इसे विविधता में एकता कहा जाता है। विविधता में एकता भारत में अलग अलग धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं। इसे विविधता में एकता कहा जाता है। नियमित से साक्षात्कार भाषण किसके द्वारा और कब दिया गया था? प्रश्न संख्या 3 है। उत्तर देख लेते हैं। नियमित से साक्षात्कार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 14 से 15 अगस्त के मध्यम रात्रि को दिया गया था। नियमित से साक्षात्कार भाषण किसके द्वारा कब दिया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 14 से 15 अगस्त के मध्यम रात्रि को दिया गया था। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? द्विराष्ट्र सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार भारत को धर्म के आधार पर दो भागों में बांटना था। हिंदू धर्म के आधार पर हिंदुस्तान और मुस्लिम धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना निर्माण हुआ। द्विराष्ट्र सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार भारत को धर्म के आधार पर दो भागों में बांटना था। हिंदू धर्म के आधार पर हिंदुस्तान और मुस्लिम धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना। लेकिन खान अब्दुल गफ्फार जी इस सिद्धांत के खिलाफ थे। वह नहीं चाहते थे भारत के दो टुकड़े हो। अगले प्रश्न देख लेते हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पर संक्षेप में लिखे। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ईस्वी से बना। इस अधिनियम के आधार पर भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के ईस्वी से बना, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाइए। क्वेश्चन 5 है। 6 देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है कैसे? उत्तर देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, इसलिए जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। प्रश्न क्या था? जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है कैसे? जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, इसलिए जम्मू कश्मीर का राजा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अगले प्रश्न देख लेते हैं। राज्य और संघ शासित क्षेत्र में क्या अंतर है? उत्तर देख लेते हैं। राज्य एक स्वयं इकाई होती है। राज्य में जनता के द्वारा चुनी सरकार शासन करती है। राज्य मुख्यमंत्री होते हैं। भारत में 28 राज्य हैं। संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश केंद्र सरकार के अधीन होता है। संघ प्रदेश में केंद्र के द्वारा मनोनीत उपराज्यपाल शासन करते हैं। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। संघ शासित प्रदेश में केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। केंद्र सरकार उपराज्यपाल शासन करते हैं। भारत में
8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न, भाषा नीति क्या है? प्रश्न संख्या 8। उत्तर देख लेते हैं। जिस नीति पर सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता है उसे भाषा नीति कहा जाता है। भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है और 22 भाषा को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। भाषा नीति, सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता है उसे भाषा नीति कहा जाता है। भारत में 22 भाषाएं, हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अगले प्रश्न देख लेते हैं। सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय का क्या अर्थ है? प्रश्न संख्या 9। सामाजिक न्याय, समाज के सभी वर्ग के लोगों को बराबर का हिस्सेदारी देना सामाजिक न्याय कहलाता है। सामाजिक न्याय में समाज के सभी वर्गों का सामाजिक हिस्सा देना सामाजिक न्याय कहलाता है। आर्थिक न्याय, प्रत्येक समाज व राज्य में आर्थिक संसाधनों व धन संपदा का न्याय पूर्ण वितरण ही आर्थिक न्याय कहलाता है। आर्थिक न्याय, समाज व राज्य आर्थिक संसाधनों व धन संपदा का न्याय पूर्ण वितरण ही आर्थिक न्याय कहलाता है। अगले प्रश्न, राष्ट्र निर्माण की मांग के बाधाओं को दूर करने का उपाय लिखें। राष्ट्र निर्माण की मांग के बाधाओं को दूर करने का उपाय, संकुचित भावनाओं का त्याग और देश प्रेम या देशभक्ति की प्रबल भावना का विकास किया जाना चाहिए। संकुचित भावनाओं का त्याग और देश प्रेम या देशभक्ति की प्रबल भावना का विकास किया जाना चाहिए। शिक्षा का व्यापक स्तर पर प्रचार तथा प्रसार किया जाना चाहिए तथा शिक्षा व्यवस्था का समुचित प्रबंध होना चाहिए। देश के सभी क्षेत्रों का संतुलित आर्थिक विकास किया जाना चाहिए। देश में शिष्ट तथा न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था स्थापित की जाना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं? वैसा प्रजातंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार को चुनती है उसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कैसे कहते हैं। स्विट्जरलैंड जैसे प्रजातंत्र में जनता सीधे सरकार को चुनती है उसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। आगे देखते हैं, लोकतंत्र को प्रतिनिधि शासन क्यों कहा जाता है? उत्तर दे देते हैं। लोकतंत्र में सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करती है, इसलिए लोकतंत्र को प्रतिनिधि शासन कहा जाता है। लोकतंत्र प्रतिनिधि, तो लोकतंत्र जनता के द्वारा चुना जाता है, प्रतिनिधि के माध्यम से शासन करती है, इसलिए लोकतंत्र को प्रतिनिधि शासन कहा जाता है। अगले प्रश्न, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? उत्तर देख लेते हैं। सभी धर्म के लोगों को एक समान मानना और किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। धर्मनिरपेक्षता, सभी धर्मों को एक समान मानना और किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। अगले प्रश्न, सांप्रदायिकता क्या है? उत्तर देख लेते हैं। अपने धर्म से प्रेम करना और दूसरे धर्म से नफरत करना सांप्रदायिकता कहलाता है। सांप्रदायिकता में अपने धर्म से प्रेम करना और दूसरे के धर्म से नफरत करना उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। राजतंत्र और गणतंत्र में क्या अंतर है? राजतंत्र, वैसा शासन जिसमें राजा का पद वंशानुसार होता है उसे राजतंत्र कहते हैं। राजतंत्र में वैसा शासन जिसमें राजा का पद वंशानुगत होता है उसे राजतंत्र कहते हैं। गणतंत्र, वैसा शासन जिसमें जनता के द्वारा सरकार को चुना जाता है उसे गणतंत्र कहते हैं। गणतंत्र में वैसा शासन जिसमें जनता
के द्वारा सरकार को चुना जाता है उसे गणतंत्र कहते हैं। अगले प्रश्न, संघात्मक संघीय शासन क्या है? संघीय शासन विशेषता बताइए। उत्तर दे लेते हैं संघात्मक शासन वैसा देश जहां केंद्र और राज्य दोनों सरकार काम करती है उसे संघात्मक शासन वाला देश कहते हैं। संघात्मक शासन में केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम करती है उसे संघात्मक शासन कहते हैं। संघात्मक राज्य की 4 प्रमुख विशेषताएं हैं। संघात्मक राज्य में लिखित संविधान होता है। पहला है यह संविधान लिखित संविधान होता है। संघात्मक राज्य में लिखित संविधान होता है। दूसरा, संघात्मक राज्य वाले देशों के संविधान के संशोधन की कठोर प्रक्रिया होती है। संशोधन की कठोर प्रक्रिया होती है। संघात्मक राज्यों में संघ एवं इसके इकाइयों की सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। संघात्मक राज्य में स्तरों की सरकार होती है। एक केंद्र की सरकार एवं दूसरा राज्य या इकाइयों की सरकार होती है। संघात्मक राज्य में केंद्र की सरकार एवं दूसरा इकाइयों की सरकार होती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय का। स्वतंत्रता के समय भारत के पास कौन कौन सी चुनौतियां थी या स्वतंत्रता के पश्चात किन समस्याओं ने सर उठाया? उत्तर देख लेते हैं। स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष की चुनौतियां। पहला पॉइंट, भारत को एकता के सूत्र में बांधे रखना। भारत अपने आकार में और विविधता में किसी महादेश के बराबर था। यह विभिन्न भाषा, संस्कृति और धर्मों के अनुयायी रहते थे। इन सभी को एकजुट करने की चुनौती थी। भारत को एकजुट करने के लिए भारत में भाषा, संस्कृति और धर्मों के अनुयायी रहते हैं। इन सब को एकजुट करने की चुनौती थी। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, लोकतंत्र को कायम रखना। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र को अपनाया है और भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार तथा मतदान का अधिकार दिया गया है। भारत लोकतंत्र को अपनाया है। भारत संविधान में प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार तथा मतदान का अधिकार दिया है। समाज के सभी वर्ग का विकास करना। ऐसा विकास जिससे संपूर्ण समाज का कल्याण हो, ना कि किसी एक वर्ग का, अर्थात सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाए। सामाजिक रूप से वंचित वर्गों का तथा धार्मिक, संस्कृति, अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष सुरक्षा दी जाए। भारत में सभी वर्ग रहते हैं। सभी वर्ग को समान अधिकार देना चाहिए। खास रूप से वंचित, अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष सुरक्षा दी जाए। प्रश्न संख्या 2, राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था? इसकी महत्वपूर्ण सिफारिश क्या थी? उत्तर देख लेते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 ईस्वी में किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग का काम राज्य का पुनर्गठन करना था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग का काम, इसका गठन हुआ था 1953 ईस्वी में। राज्य पुनर्गठन आयोग का काम राज्य का पुनर्गठन करना था। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग की प्रमुख सिफारिश, त्रिस्तरीय राज्य प्रणाली को समाप्त किया जाए। केवल 3 केंद्र शासित क्षेत्रों अंडमान और निकोबार, दिल्ली, मणिपुर को छोड़कर बाकी के केंद्र शासित क्षेत्रों को उनके नजदीकी राज्य में मिला दिया जाए।
राज्यों की सीमा का निर्धारण वहां पर बोली जाने वाली भाषा होनी चाहिए। सीमा का निर्धारण राज्यों की, तो वहां पर बोली जाने वाली भाषा होनी चाहिए। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की तथा इसके आधार पर संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया और देश को 14 राज्य एवं 6 संघ शासित क्षेत्रों में बांटा गया। पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित किया गया, देश को 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में बांटा गया। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1955 में प्रस्तुत की। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब हुआ? तो 1956 में पारित किया गया। देश को कितने राज्य मिले उस समय? 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में बांटा गया। आज के क्लासेस में क्वेश्चन और आंसर कर लिए। आज की क्लासेस में यहीं तक रहने देते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।